पिछले क्लास में हमने देखा था धोखे के ग्रह को। पंडित जी ने हमें समझाया था धोखे के ग्रह के बारे में। आज हम बात करेंगे कि धोखे के ग्रह की तलाश किस तरह से की जाती है, यानी धोखे के ग्रह की तलाश के लिए जो टेबल बनाया जाता है वो किस तरह से बनेगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पेज नंबर 149 में पंडित जी ने लिखा है कि जन्म कुंडली के ग्रहों का कोई ख्याल ना करेंगे, सिर्फ सूरज को हम जन्म कुंडली से देख लेंगे और जन्म कुंडली के बाकी किसी भी ग्रह का कोई ख्याल ना करेंगे। तो पंडित जी हमें क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक जन्म कुंडली आती है, उसमें हम और किसी ग्रह को नहीं देखेंगे, सिर्फ सूरज को देखेंगे कि वो कहाँ बैठा है, यानी कौन से खाने में बैठा है। ये बात कहना चाहते हैं पंडित जी। आगे वो क्या कहते हैं हम देखते हैं उसे। आगे पंडित जी कहते हैं औसत उम्र 120 साल को 12x10 खानों की फहरिस्त यानी सूची में लिखकर पेशानी सामने का भाग खाली छोड़ दें और सूरज जन्म कुंडली के अनुसार जिस खाना नंबर में बैठा होगा उसी खाना नंबर वाले हिंसा यानी अंक जो हमने 1 से 12 लिखे हैं के खानों की पेशानी यानी खानों के सामने का भाग जो है वहां पर सूरज लिख दें। सिवाय अब यहां दूसरा नियम भी बताते हैं पंडित जी कि सिवाय खाना नंबर 6 के सूरज को नंबर 9 की लाइन की पेशानी पर, यानी पंडित जी क्या कहना चाहते हैं कि यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर 6 में सूरज है तो उसे 6 के नीचे न लिख के 9 के नीचे लिखना है, यानी 9 के सामने लिखना है, तथा खाना नंबर 9 के सूरज को खाना नंबर 6 की लाइन की पेशानी पर तथा 7 नंबर के सूर्य को खाना नंबर 5 की लाइन की पेशानी पर। तो यहाँ पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, 9 में जो यदि सूरज है, खाना नंबर 9 में यदि सूरज है तो उसे 9 में न लिख के खाना नंबर 6 यानी 6 के सामने लिखना है, तथा खाना नंबर 7 में यदि सूर्य है तो उसे खाना नंबर 5 में लिखना है, 5 के नीचे लिखना है या 5 के सामने लिखना है। मगर वो कब लिखना है, जब खाना नंबर 1 खाली हो, वरना खाना नंबर 7 को 7 के ऊपर लिखेंगे। यानी यदि जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 7 में है और साथ में खाना नंबर 1 भी खाली है तो हम सूर्य को 5 में लिखेंगे, अथवा खाली नहीं है तो हम 7 को खाना नंबर 7 में ही लिखेंगे उसे। ये पंडित जी का कहना है। तो वो सूची किस तरह से बनानी है उसे हम देखते हैं कि पंडित जी यह कहना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के ग्रहों का कोई ख्याल न करेंगे, यानी हमें और कोई ग्रह को नहीं देखना है जन्म कुंडली में, सिर्फ सूरज को देखना है। तो हमारे पास जो जन्म कुंडली आती है उस कुंडली में हम देखेंगे कि सूर्य कहाँ बैठा है। जिस खाने में सूर्य बैठा है उसे हम नोट कर लेंगे। फिर आगे पंडित जी लिखते हैं कि औसत आयु 120 साल हम मान के चलते हैं तो उन्हें 12 × 10 तो 120 साल हो गया, यानी पंडित जी यहाँ औसत आयु 120 साल की लेते हैं। हम उससे ज़्यादा और कम कर सकते हैं हमारी अनुकूलता के हिसाब से। तो यहाँ पंडित जी का कहना है 12 कॉलम और 10 रो बना लीजिए आप। तो उसे हम देखेंगे किस तरह से पंडित जी टेबल बनाने की बात करते हैं। तो यहाँ पंडित जी हमें कहते हैं कि ये जो है 1 से 12 कॉलम हमने बना लिए, 1 से 12, और ये इस तरह से आपको फिर ये अपने अनुकूलता के हिसाब से, यदि आपको 120 साल का टेबल बनाना है, 120 साल तो 10 बना दीजिए, और कम बनाना है, मानो हमने यहाँ 60 साल तक लिया है तो यहाँ हम वो हिसाब से लाइन बनाएंगे, रो बनाएंगे। तो क्या करना है, पहली लाइन में हमें 1 से 12 नंबर लिख देना है। ये जो है 1 से पहली लाइन में 101 से यहाँ 12 हो गए, फिर 13, 14, 15, 16 इस तरह से 24 तक,
फिर तीसरी लाइन में 25 से ये साल है, ये उम्र के साल है, ये 36, इस तरह से 37, 38, 39, इस तरह से आप, ये साल है 48, फिर 49, 50, 51, 52, 53, इस तरह से हमने यहाँ 60 साल का टेबल बनाया है। तो आगे है यहाँ पे जो पंडित जी ने एक आगे के चार्ट में जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो एक क्रम वाइज क्रम दिया था, ग्रहों का क्रम दिया था, उस क्रम के हिसाब से हमें यहाँ लेना है। तो यहाँ हम सूरज 12 वाली कुंडली लेते हैं कि सूरज जो है खाना नंबर 12 में बैठा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये 12 के नीचे हमने सूरज को लिख दिया, 12 के नीचे सूरज को लिख दिया। बाकी जो ग्रह है उसको हम उसी क्रम में लिखेंगे जो पिछले टेबल में हमने देखा था। तो सूरज के बाद चंद्र है, तो हमने फिर यहाँ चंद्र लिया, चंद्र के बाद केतु है, केतु के बाद मंगल, फिर मंगल के बाद बुध, फिर शनि, राहु। अभी यहाँ 8वें भाव के ग्रह को लिखना है। तो यहाँ पंडित जी ने उदाहरण के लिए 8वें भाव में जो कुंडली की बात कर रहे हैं वह केतु है, और यहाँ 9वें भाव में चंद्र और बृहस्पति है, फिर 10वें भाव में बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर सूरज, फिर 12वें भाव के ग्रह जो लिखे हैं हमने, तो 12वें भाव में यहाँ सूरज है। तो हमें इस तरह से टेबल बना लेना है और ये सूची को, ये क्रम को इस तरह से रखना है। तो आगे पंडित जी क्या कहते हैं, तो पंडित जी का कहना क्या था कि जो जन्म कुंडली के खाना नंबर 10 का ग्रह वर्षफल में भी खाना नंबर 10 में आएगा, वो धोखे का ग्रह होगा। एक तो ये नियम हुआ। दूसरा नियम है कि इस टेबल के अनुसार जो भी धोखे का ग्रह निकल के आएगा वह दोनों ही एक ही ग्रह हुए तो ऐसा ग्रह अवश्य ही धोखा देगा। फिर वो धोखा अच्छा या बुरा, यानी अच्छा या मंदा भी हो सकता है। तो यहाँ हम टेबल से धोखे का ग्रह को कैसे निकालेंगे उसे समझेंगे। तो ये हमने पहले टेबल बना लिया। तो इसमें सूर्य 12वें भाव में है, तो हमने 12वें भाव में लिख दिया। सूरज के बाद जो क्रम आता है लाल किताब में जो दिया गया है वो हमने यहाँ लेंगे। सूरज के बाद चंद्र, सूरज के बाद ये चंद्र लिया, फिर केतु, फिर मंगल, बुध, शनि, राहु, फिर ये 8वें भाव का ग्रह है, ये 9वें भाव का ग्रह है, फिर बृहस्पति, शुक्र, सूरज, ये क्रम है। और ये फिर 12वें भाव का ग्रह लिखना है हमें। तो 12वें भाव में यहाँ सूरज है, तो हमने यहाँ सूरज ले लिया। तो यहाँ टेबल के अनुसार ये जो टेबल बनाया है उसके अनुसार इस जातक यानी जिसकी कुंडली में, जिसकी ये कुंडली है 12वें भाव में सूर्य वाले की, तो उसके लिए पहले साल जो है वो चंद्रमा धोखे का ग्रह होगा, पहले साल। दूसरे साल केतु, उसी तरह 5वें साल जो है वो शनि है, चंद्र शनि है, वो धोखे का ग्रह होगा। इस तरह से हम टेबल से देखेंगे। और वर्षफल में भी यदि धोखे का ग्रह यही आया, बुध, कुंडली के 10वें भाव में भी यही है, तो वो धोखा देगा ही। फिर वो धोखा अच्छा या बुरा हो सकता है। तो इस तरह से हम इस चार्ट के माध्यम से धोखे के ग्रह को निकालेंगे। तो पंडित जी ने हमें समझाया कि धोखे का ग्रह क्या होता है और उसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।